बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारी आज की डिस्कशन डायमंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में है। ये लेक्चर हमारा प्रीवियस लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन है। तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर की एक समरी जो है उस पर नज़र डालते हैं। तो हमारे प्रीवियस 3 लेक्चर्स बुनियादी तौर पे सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स या मेटालिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में थे, जिनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी लूज पैक स्ट्रक्चर कहलाई थी और दूसरी क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स कहलाए थे। तो लूज पैक स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया था और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। और क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इनकी पैकिंग फ्रैक्शन को फाइंड किया, इनके नेबर्स को फाइंड आउट किया, कितने नेबर्स होते हैं, कितने एटम होते हैं। तो यहाँ से हम इस सारी डिस्कशन से मेटालिक क्रिस्टल के बारे में ये फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल रहे कि सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक रिलेटिवली लूजली पैक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि इनकी पैकिंग फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू कम है, जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये रिलेटिवली क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि इनकी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। आज हम अपने नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है डायमंड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। डायमंड स्ट्रक्चर को हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर के तौर पे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बनाया जा सकता है, फिर हम उसके पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे और फाइनली हम डायमंड के स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। जी, तो डायमंड स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे क्या चीज़ है? ये यहाँ पे आप देखिएगा 2 डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं, एक ब्लू कलर में है और एक रेड कलर में है। ब्लू कलर में आपको सिंपल एफसीसी नजर आता है, एक सिंपल एफसीसी स्ट्रक्चर है। सिंपल एफसीसी स्ट्रक्चर में अगर आप डायगोनली जो है किसी दूसरे एफसीसी स्ट्रक्चर को लें और डायगोनली उसके अंदर डिफ्यूज कर दें, जैसे कि आप इस सेकंड डायग्राम में देखें, एक जो आपके पास जो है सॉलिड सफेज के साथ हमने एफसीसी स्ट्रक्चर बनाया है और एक हॉलो स्फेयर वाइट स्फेयर के साथ हमने एफसीसी स्ट्रक्चर बनाया है। जो वाइट स्ट्रक्चर है उसको डायगोनली आपने इंसर्ट किया है, जो सॉलिड रेड सफेज के साथ आपके पास एफसीसी स्ट्रक्चर है उसमें, तो उससे आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं नेक्स्ट इस पे जाता हूँ, नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। ये हमारे पास एक डायमंड का बना बनाया स्ट्रक्चर मौजूद है। इसमें ये जो ऑरेंज है या आपको गोल्डन अगर शो हो रहा है, तो ऑरेंज कलर के जो एटम्स हैं ये बुनियादी तौर पे एक एफसीसी के एटम्स हैं। अगर आप एक लम्हे के लिए इन ब्लैक एटम्स को इग्नोर कर दें कि ये मौजूद नहीं है, तो सिंपल एक एफसीसी आपके पास मौजूद है, नज़र आएगी आपको। अब हमने ये करना है कि इस एटम को आप ओरिजिन लें और ये डायगोनल है, इस डायगोनल के अलॉन्ग यहाँ इस एटम से आप जो है इस क्यूब को इंसर्ट करें। 3/4 आपने इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, यानी कि इसका ये 1/4 पार्ट जो है ये आपने इसके बाहर छोड़ा है। इस डायरेक्शन में भी 1/4 और आउट ऑफ द प्लेन भी 1/4। अब आप देखें कि ये जो फर्स्ट ब्लैक एटम है, ये जो आपने सेकंड एफसीसी इंसर्ट की है, ये उसका कार्नर का एटम था, ये उसकी बैक फेस का एटम था दिस ब्लैक। ये जो है ये इसकी जो साइड वाली फेस है, ये डॉटेड लाइन से मैंने एक क्यूब जो है वो ड्रा की है, ये इसका सेंटर वाला एटम था, ठीक है। और ये जो बॉटम वाली फेस है उसके सेंटर का एटम है। तो तमाम एटम्स सेंटर से 1/4 आगे होंगे, सो दैट्स वाई ये ओरिजिन जो होगा ब्लैक एटम्स का या सेकंड एफसीसी का, सो अब होगा a/4। ए लेटेस्ट पैरामीटर है, i प्लस j प्लस k इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ये बॉडी डायगोनल की डायरेक्शन बनती है, ठीक है। सो यही हमने यहाँ मेंशन किया है कि डायमंड लेटस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी लेटस, तो वो हमने इंटरपेनिट्रेशन उसकी करके दिखाई है। तो ये आपके पास जो है वो डायमंड का लेटस बनता है, जिसको आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। हमने 2 क्यूब्स बनाई हैं। अब बाकी के जो एटम हैं वो सारे आउटसाइड
दिस यूनिट सेल है, जैसे इस कार्नर की अगर आप बात करें, ये डॉटेड जो हमने क्यूब लगाई ये भी इससे बाहर है, ये भी इससे आउटसाइड है, यहाँ पे जो एटम है वो भी आउटसाइड है, वो जो हमने इंक्लूड नहीं किए। इसकी फेस के सेंटर वाला भी आउटसाइड है, इसकी फेस के सेंटर में जो होगा वो भी आउटसाइड है। और इसी तरह ये जो है आउट ऑफ द स्क्रीन अगर आप देखें तो 1/4 आउट ऑफ द स्क्रीन भी निकलेगा ये स्ट्रक्चर। सो जो हमारी तरफ इसकी प्लेन होगी वो भी यूनिट सेल से बाहर होगी, सो उसको भी जो है यूनिट सेल में शो करने की जरूरत नहीं है। सो ओवरऑल जो सेकंड एफसीसी आपने लिया है, जिसको आपने इंटरपेनिट्रेट किया है फर्स्ट एफसीसी के अंदर, उसके 4 एटम्स जो हैं वो इनसाइड पेनिट्रेट कर गए, जिनको आपने ब्लैक कलर से शो किया है। जिनको हमने ब्लैक कलर से जो है वो रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। ले अब इसकी कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पे मैंने एटम्स को लेबल किया है, कुछ एटम पर F लिखा है, कुछ एटम पर C लिखा है और कुछ एटम्स पर हमने I लिखा है। सो C जो है ये कार्बन के एटम्स का रिप्रेजेंटेटिव है, F जो है वो फेस सेंटर्ड एटम का रिप्रेजेंटेटिव है, राइट। और I जो है ये इनसाइड द बॉडी जो एटम मौजूद है, इंटरनल एटम्स जो हैं, इनके ऊपर मैंने इनको I लेवल जो है वो दिया है। ये लेटेस्ट पैरामीटर A है, जिसको आपने फाइंड आउट करना है। ओके, अब आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ। सो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, कौन से एटम एक दूसरे के साथ टच हैं। सो आप किसी भी एटम को जिसका लेवल आपने आई लिया है, ब्लैक एटम पे फोकस करें। जैसे मैं इसको अगर फोकस करता हूँ, सो ये 4 एटम्स के साथ इस टाइम जो है वो इन कांटेक्ट है। एक ये फेस वाला, एक ये फेस वाला, एक ये फेस का एटम है और एक ये कार्नर वाला एटम। सो कुल मिला के इसके 4 नेबर्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो इससे ये पता चला कि डायमंड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें हर एटम के नेबर्स 4 होते हैं। अब अगर आप इस चीज़ का कंपैरिजन करें जो प्रीवियस स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े थे, जैसे सिंपल क्यूबिक के केस में आपने देखा था 6 नेबर्स थे। बॉडी सेंटर्ड का आप अगर केस लें तो हर एटम के नेबर्स कितने बनते थे? 8 नेबर्स बनते थे। एफसीसी की अगर बात करें तो हर एटम के 12 नेबर्स बनते थे। तो डायमंड स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें हर एटम के नेबर्स कितने हैं? 4 नेबर्स हैं। सो 4 नेबर्स की मौजूदगी ये बताती है कि इसमें एटम ज़्यादा कंडेंस नहीं है, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, बल्कि ये एक लूज पैक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि एटम्स के नेबर एटम के करीब बहुत थोड़े एटम मौजूद हैं एज कम्पेयर टू अदर नॉन स्ट्रक्चर जो हमने अब तक पढ़े हैं। सो इसलिए हाँ, हमने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जिसकी वैल्यू 4 है, जो अब तक के हमने जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े थे उनमें सबसे कम है। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे, अभी हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं की, वी डोंट नो इसकी के पैकिंग फ्रैक्शन कितनी है, बट स्टिल हम ये देखेंगे, ये जानने के बावजूद कि हमने अभी इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं की, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसे देख के हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये एक लूज पैक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स की। तो ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। 3 केसेस हैं आपके पास, 8 एटम आपके पास जो है वो कार्नर पर मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें से हर एक की कंट्रीब्यूशन जो है वो जिसमें से हर एक की कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/8 है। 6 आपके पास फेसेस हैं, जिसमें से हर एक की कंट्रीब्यूशन जो है वो इस यूनिट सेल के अंदर 1/2, आधा एटम शेयर होगा इसमें, आधा दूसरे यूनिट सेल में होगा। और 4 बॉडी के अंदर एटम मौजूद हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं होते, जो इसके अपने हैं। सो इससे बड़ी आसानी से आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो आपके पास 4 बॉडी में एटम है जिनकी फुल कंट्रीब्यूशन 100% इसी यूनिट सेल के अंदर है। 6 फेसेस हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन जो है फेसेस में मौजूद एटम की 1/2 है, और 8 कार्नर हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो टोटल मिला के आपके पास इसमें 8 नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मौजूद होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो इफेक्टिवली किसी डायमंड के यूनिट सेल के अंदर मौजूद होते हैं वो 8 होंगे। जी, तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप डायमंड के यूनिट सेल को बिल्कुल अपने सामने करके देखें, बिल्कुल इसकी एक फेस ताकि आपके बिल्कुल सामने आ जाए, जैसे कि हमने ये बॉटम फेस ली है, उसको आप 2 डायमेंशन में ड्रा करना चाहते हैं ताकि तमाम एटम्स की प्रोजेक्शन को 2 डायमेंशन में देखा जा सके, एटॉमिक पोजीशन या एटॉमिक साइट को देखा जा सके
कि कौन सा एटम जो है वो कहाँ पे मौजूद है। तो उसके लिए हमने ये एक डायग्राम जो है वो ड्रा की है। ये बॉटम फेस ली है, जो ये ब्लू से कलर से शेड किया है हमने इस बॉटम को। सो ये जो स्क्वायर है ये बॉटम स्क्वायर है, ठीक है, जिसमें ये ब्लैक एटम जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे मौजूद है 1/4 1/4 पे, ठीक है। सो ये टोटल ए है, ये डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक a/4 है, ये डिस्टेंस भी आपका a/4 के बराबर होगा। अब हर एटम की पोजीशन को डिफाइन करेंगे, यहाँ पे कौन सा एटम कहाँ पाया जाता है। ये देखें, ये बॉटम पे जो एटम है ये चूंकि बेस पे मौजूद है, इसलिए हमने इनकी हाइट जो है, चूंकि वहीं से हम शुरू कर रहे हैं, तो 0 0 0 पोजीशन है इनकी बेस पे जो एटम्स मौजूद हैं। सो ये जहाँ जहाँ ये एटम थे हमने वहाँ पे 0 मेंशन कर दिया, ठीक है। सो ये 5 पोजीशन जो है ये एलोकेट हो गई। यहाँ पे भी ये देखें 5 एटम्स के ऊपर आपने 0 मार्क किया है। सो यहाँ पे भी आपने 2 डायमेंशन में भी जब आप देखें प्रोजेक्शन ड्रा किए तो ये एटम्स आपके पास आ गए, जिनमें सबके ऊपर आपने 0 लिखा है। सो ये 5 एटम ऐसे हैं जो हाइट में अगर आप बात करें तो इनकी पोजीशन जो है वो 0 पे मौजूद है। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप जो है लेयर बाय लेयर ऊपर जाएंगे और देखेंगे कौन कौन सा आइटम जो है वो कहाँ पे मौजूद होगा। ये अब आप सेंट्रल लेयर पे आ गए हैं। इसमें हर आइटम की पोजीशन a/2 या a को अगर आप जो है वो इग्नोर करें तो 1/2 के बराबर होगी, या a को आप यूनिटी ले लें। सो ये ग्रीन सफेद आपको नजर आ रही हैं, जिनको हमने 1/2 लेबल किया है। ये 4 एटम इस तरह से फेस के सेंटर में मौजूद होंगे, इसलिए इनकी पोजीशन को आपने 1/2 देखें। यहाँ से आपने 0 से शुरू किया तो ये 1/2 और ये 1, ठीक है। सो अभी स्टिल कुछ साइड्स ऐसी हैं जो हमने डिफाइन नहीं की। सो नेक्स्ट हम ये जो बॉटम से सेकंड लेयर है ब्लैक एटम्स की, इसको देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इन एटम को कि ये कहाँ कनेक्टेड है और ये एटम कहाँ पे कनेक्टेड है। ये इस ओरिजिन के साथ कनेक्टेड है और ये एटम इस एटम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सो दोनों की हाइट जो है वो 1/4 है। सो ये दोनों की हाइट हमने डिफाइन कर दी, दोनों की हाइट जो है कितनी बनी 1/4 बनी। इसी तरह अब हम इन एटम्स को देखेंगे, दोनों की हाइट जो है ये 3/4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों एटम आपको नजर आएंगे अगर आप टॉप से इसको देखते हैं, टॉप व्यू अगर इसका लेते हैं। सो ये आपके पास ये एटम आ गए। सो इनकी पोजीशन जो है ये 3/4। अब लास्ट में रह गए आपके पास ये टॉप लेयर जो है, इसकी डिस्कशन हमने नहीं की। सो टॉप लेयर में भी 5 एटम्स हैं, लेकिन जब आप इसको बिल्कुल टॉप से देख रहे होंगे सो ये एटम नजर आएंगे, या अगर आप इसको बिल्कुल नीचे से देख रहे होंगे तो जिनको आपने 0 लेबल किया वो नजर आएंगे, ठीक है। तो अगर इनकी भी पोजीशन आप मेंशन करना चाहें तो जहां आपने 0 लिखा है एग्जैक्टली इसके ऊपर जो है आपके पास 1 पोजीशन भी आएगी, सेंटर में भी और जितने कार्नर हैं इन सब कार्नर पे भी। सो सम टाइम हम यहाँ पे 0 के साथ 1 भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन ये इक्विवेलेंट पोजीशन है, इसलिए ना भी 0 के साथ 1 मेंशन करें तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है। सो सारे कार्नर जो है ये 0 1 0 1 दो एटम का रिप्रेजेंटेटिव है, एटम के ऊपर एटम मौजूद है, ठीक है। बाकी एटम सिंगल सिंगल वैकेंसी एलोकेट करते हैं, जगह एलोकेट करते हैं। दैट्स वाई सबको आप अल्टरनेटिवली सिंगल लेबल के साथ मेंशन कर सकते हैं। ले जी, अब अपने असली मेन टारगेट की तरफ आते हैं। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम एक छोटी सी ज्योमेट्री को सॉल्व करेंगे इसके अंदर। सो ये ज्योमेट्री मैंने ड्रा की है। इन ये पोजीशन देखिएगा x y z और ये पॉइंट ए, ठीक है। ये बेसिकली इस एटम से आपने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, जिसको अब मैंने पॉइंट y कहा है, ठीक है। सो इस y की पोजीशन अगर आप लें तो इस एक्सिस के अलांग भी a/4 है और इस एक्सिस के अलांग भी ये a/4 है। मेरे कर्सर को देखते जाइएगा, बात समझ में आती जाएगी। ये भी a/4 है बिहाइंड द सीन एक्स ए जो लाइन बनेगी, और यहाँ पे भी इस y की पोजीशन जो है ये a/4 है, ठीक है। सो यही हमें जो है वो नजर आ रही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट x, ये y और ये z हमने यहाँ पे ड्रा किया। सो ये ज्योमेट्री जो है आपके पास आ जाएगी।
अगर हम इस ज्योमेट्री को समझने में सक्सेसफुल हो गए तो डायमंड का स्ट्रक्चर जो है या इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। अब आप आसानी से इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लें जी, अब हम इसकी कैलकुलेशंस पर जाते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट कर लें कि यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा। तो आपके पास इफेक्टिवली 8 एटम्स हैं। आप हार्ड स्फेयर मॉडल अगर यूज करें तो स्फेरिकल एटम्स होंगे। हर स्फेयर का वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बाकी की कैलकुलेशन के लिए हम इस ज्योमेट्री पे फोकस करते हैं। एक्स वाई फाइंड आउट करना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइडें a/4 हैं और आपको पता है इनकी वैल्यू a/4 है दोनों की वैल्यू। सो इसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a² / 16 प्लस a² / 16। सो ये a² / 8 के बराबर हो गया। अब आपने ये एक्स जेड निकालना है। ये दो एटम्स का फासला है जो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आपका 2r है एक्चुअली, ठीक है। सो एक्स जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। एक्स वाई जी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। सो एक्स जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जी स्क्वायर। सो अगेन a² / 16 प्लस a² / 8 इज इक्वल टू 3a² / 16। ठीक है। अब एक्स जी की जगह पे आपने 2r पुट कर दिया। सो 2r² इज इक्वल टू 3a² / 16 या 2r की वैल्यू आपके पास आ गई a√3/4। ठीक है। सो 2r बुनियादी तौर पे आपका क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है दो एटम्स का जो डायमंड में एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हैं। सो अगर आपके पास नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गया है इन टर्म ऑफ लेटेस्ट पैरामीटर, तो लेटेस्ट पैरामीटर a की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। सो वो होगा 8r/√3। आप बड़ी आसानी से यहीं से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो इस कैलकुलेशन से हमने ये पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड आउट किए। यू फाइंड 2r नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a√3/4, लेटेस्ट पैरामीटर a 8r/√3। इसी इक्वेशन से निकाला है ये। नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में आपके पास कितने हैं, 8। यूनिट सेल का वॉल्यूम है 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओवरऑल क्यूब है, सो वॉल्यूम a³ के बराबर आएगा यूनिट सेल का। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका 4 आएगा क्योंकि हर एटम जो है वो 4 एटम के साथ इन कांटेक्ट है। लें जी, अब हम फाइनली फार्मूले की तरफ जाते हैं जिससे आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है। सो पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल टू दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, राइट। सो वैल्यू पुट कर दें। ठीक है। ये है 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो ये हो गया 32 पाई आर क्यूब बाई 3, राइट, डिवाइडेड बाय a³। a की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी 8r/√3, उसका क्यूब लेके इनवर्स क्यूब लिया है। सो 3√3/8 पाई क्यूब। देन जी इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो यू गेट π√3/16 या इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करें तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बनेगी 0.34। ठीक है। ये आपकी पैकिंग फ्रैक्शन है 0.34 आउट ऑफ 1। 0.34 स्पेस जो है वो एटम ऑक्यूपाई करते हैं। या इसको परसेंटेज में फाइंड करें तो ये परसेंटेज बनेगी 34%। सो डायमंड के यूनिट सेल के अंदर जो तमाम एटम्स हैं, जो 8 एटम्स हैं, वो टोटल स्पेस का जस्ट 34% जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं। सो एज कंपेयर टू ऑल नॉन स्ट्रक्चर टू अस, जितने हमने अब तक पढ़े हैं उनको अगर जहन में रखें, सो ये वैल्यू सबसे कम आई है। सो एज कंपेयर टू दीज नॉन क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, हम देख सकते हैं कि जो डायमंड का क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये बहुत ही लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। इसकी पैकिंग डेंसिटी बहुत ही कम है। ठीक है। सो इसका ये एक स्पेशल डिजाइन है जिसकी वजह से इसमें फ्री स्पेसेस ज़्यादा हैं और ऑक्यूपाइड स्पेसेस जो हैं वो कम है। यही वजह है कि इसकी पैकिंग डेंसिटी की वैल्यू सिंपल क्यूब से भी कम है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या एचसीपी सबसे कम है। ठीक है। सो ये डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो एक लूज पैक स्ट्रक्चर है। ठीक है। यही इसका स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से डायमंड जो है वो स्पेशल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। लें जी, यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायमंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है उसकी समझ आई होगी। किस तरह से हम कहते हैं कि ये दो इंटर पेनिट्रेटिंग एफसीसी हैं अलॉन्ग दी बॉडी डायगोनल,
ठीक है। किस तरह से हम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह टोटल नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, लेटेस्ट पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमारी आज की डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको इसकी समझ आई होगी। आज के लिए यही हमारी डिस्कशन थी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर योर इंटरेस्ट। अल्लाह हाफिज। कोऑर्डिनेशन नंबर का बता दें कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे बनता है। इसमें से किसी भी ब्लैक एटम को देख लें, देखें वो कितने एटम के साथ बॉन्डेड है, कितने एटम के साथ कनेक्टेड है। सो यू ऑलवेज गेट 4, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको ले लें या इसको ले लें। बाकी के स्टिल सारे कंप्लीट बॉन्ड मौजूद नहीं है, वो दूसरे यूनिट सेल के अंदर होंगे, लेकिन जो बॉडी के अंदर मौजूद है उनका आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है। सो हर एटम जो बॉडी के अंदर मौजूद है उसके 4 नेबर्स हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। सो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? Any other question? Okay, so there is no question. Thank you very much students for your interest. अगर फिर भी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।